नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के नए कलेवर के कॉन्टेक्स्ट में। नालंदा विश्वविद्यालय में नए कैंपस की शुरुआत की जा रही है और इसी से संदर्भित चर्चा आज हम करेंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं ये नालंदा विश्वविद्यालय के नए स्वरूप को दर्शा रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन भारत में था वह वर्तमान में खंडहर के तौर पर है, ये क्लियर आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात ये कि नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडहर के तौर पर है उसे विश्व विरासत स्थल के तौर पर भी दर्जा दिया गया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा, है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर जाननी चाहिए। जो नए विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं हम, उसमें कुछ नई संरचनाओं को शामिल किया गया है और वे जो नई संरचनाएं हैं वे सभी नई संरचनाएं प्राचीन काल के नालंदा विश्वविद्यालय की रूपरेखा के अनुकूल ही बनाई गई हैं ताकि बहुत अधिक भिन्नता की स्थिति न रहे। जैसे कि स्टडी सेंटर की स्थापना की गई है, छोटे क्लासरूम की स्थापना की गई है, छात्रों और शिक्षकों के निश्चित अनुपात को रखने की कोशिश की गई है। छात्रों और शिक्षकों के अनुपात के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊं कि प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में ये माना जाता था, समझा जाता था कि शिक्षकों और छात्रों का अनुपात लगभग इस तरीके से रहता था कि 2000 शिक्षक 10,000 छात्रों को पढ़ाते थे। तो कुछ उसी अनुपात को कैरी करते हुए इस विश्वविद्यालय में भी 1:8 के रेशियो में छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को रखा गया है, यानी कि 1 शिक्षक पर 8 विद्यार्थी, है ना, 1 शिक्षक पर 8 विद्यार्थी। तो इस तरीके से इस अनुपात को कैरी करने की कोशिश की गई है। जहां तक बात है स्टडी सेंटर की, तो स्टडी सेंटर के स्तर पर यह कोशिश की गई है कि खुले वातावरण में बच्चों को शिक्षा लेने की व्यवस्था की जाए, ताकि उस समय जो परंपरा थी खुले वातावरण में ही बच्चों को उस समय विद्वान शिक्षा देते थे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उसी परंपरा को इस समय भी कैरी करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2014 में सबसे पहले नालंदा विश्वविद्यालय के नए कलेवर के तौर पर उसे अपनाया गया था और इस समय पाठ्यक्रम शुरू भी कर दिया गया था। 2010 में इसकी नए सिरे से स्थापना की गई थी और उस समय APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर के तौर पर भी वहां पर गए थे। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको जाननी चाहिए। साथ ही प्राचीन नालंदा महाविहार की मल्टीडिसिप्लिनरी परंपरा का इस विश्वविद्यालय में अनुकरण किया जा रहा है। मल्टीडिसिप्लिनरी परंपरा के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि मैथ, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, है ना, डिफेंस, इन विषयों में बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है ना। कि कहने का मतलब गणित, तर्क शक्ति, खगोल विज्ञान, रक्षा क्षेत्र जैसे विषयों में बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश इस विश्वविद्यालय में की जा रही है, जैसा कि पहले भी किया जाता था। प्राचीन काल में भी इन विषयों में बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में मास्टर कोर्स भी शुरू किया गया है ना। मास्टर कोर्स यानी कि MA लेवल का जो कोर्स होता है मास्टर कोर्स, उसे भी शुरू किया गया है। और साथ ही PhD के लिए भी व्यवस्था शुरू की गई है ना। तो ये सब कुछ नई जानकारियां इस विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में आपको जाननी चाहिए, जो इस विश्वविद्यालय के नए रूप को दर्शा रही हैं। आगे हम थोड़ा बातचीत करें कि नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में था उसके संदर्भ में क्या बातें महत्वपूर्ण है। तो ये जो चित्र है ये नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है, इसे आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रचलित ये जो चित्र है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया भी कि इसे यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल का भी दर्जा दिया गया है। 5वीं से 13वीं शताब्दी तक यह अपने उन्नत शिखर पर था। जो गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत में था, तो गुप्त साम्राज्य के ही शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा इस महाविहार की स्थापना करवाई गई थी और इस महाविहार में कई सारी शिक्षाएं दी जाती थी। उनमें बौद्ध शिक्षा से भी संदर्भित जो शिक्षा होती थी वो बड़े पैमाने पर दी जाती थी। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको जाननी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्तूप, चैत्य विहार जैसी संरचनाएं भी मिलती हैं इस महाविहार में। साथ ही विभिन्न विद्वानों के लिए यह जो विश्वविद्यालय था यह आकर्षण का केंद्र था। यहाँ पर कई बड़े विद्वान जैसे कि नागार्जुन, है ना, नागार्जुन, असंग, वेनसांग,
ठीक है। ये सभी विद्वान इस विश्वविद्यालय में या फिर इस महाविहार में आकर करके शिक्षा देते थे, शिक्षा ग्रहण भी करते थे। और साथ ही जहां तक बात है वेनसांग की, तो वेनसांग ने तो यहाँ पर पढ़ाई भी की और बच्चों को पढ़ाया भी, और साथ ही यहाँ से कई सारी जानकारियां लेकर के, कई सारी किताबें लेकर करके वो वापस चीन भी लौटा था, ताकि वहां पर इससे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण रिसर्च है वो अच्छे से कर सके। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन काल में था उसका महत्व कितना था। वहां पर बच्चों का जो एडमिशन होता था वो बहुत ही टफ टेस्ट के जरिए, बहुत ही जटिल परीक्षा होती थी, और उस जटिल परीक्षा के आधार पर उन बच्चों का एडमिशन किया जाता था। तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं जो इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में आपको जाननी समझनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 13वीं शताब्दी के समय में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ फोड़ दिया था, उसे जला दिया था, नष्ट कर दिया था, और उसके बाद एक लंबे समय अंतराल तक नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थिति थी वह खंडर के तौर पर ही थी। उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा इस विश्वविद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में नए सिरे से शुरुआत की गई और इस विश्वविद्यालय को नए कलेवर देने की कोशिश की गई, जिसे अब और अधिक मॉडिफाई किया जा रहा है। तो आज की चर्चा में हमने नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन और वर्तमान संदर्भ में जो इसकी रूपरेखा में रूपांतर किया जा रहा है उसके संबंध में हमने चर्चा की। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।